नमस्कार बच्चों। आज दूसरी कविता कक्षा 12वीं की पतंग। पतंग बेटा दोस्ता, इस फोटो में पतंग का एक चित्र है। धागे के द्वारा बंधी हुई रहती है, कागज की बनी हुई रहती है और बांस की पतली सी कबानी के द्वारा ये जुड़ी हुई रहती है। देखते हैं। पर कविता का नाम है पतंग और इसके कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा का जीवन परिचय जान लेते हैं। सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ। ये मुंगेर जिला कहाँ है? बिहार में हुआ। इन्हें साहित्य सेवा के कारण राहुल सम्मान से अलंकृत किया गया। इन्हें बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। हमें इतना याद रखना है कि आलोक धनवा जी हैं, सामाजिक चेतना के उत्प्रोत कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ और ये साहित्य सेवा में जुड़े रहे। ठीक। इनकी पहली रचना, प्रमुख जो रचना है इनकी, जो सबसे पहले आई थी, जनता का आदमी, जो सन 1972 में प्रकाशित हुई थी। ये जो जनता का आदमी रेड अक्षर में लिए, ये पहली कविता है। ये सन 1972 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये काफी प्रसिद्ध रही और ब्रूनो की बेटियों से कवि को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। पहली कौन सी थी? जनता का आदमी, सन 1972 में प्रकाशित हुई पहली कविता। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, फिर ब्रूनो की बेटियां, और ब्रूनो की बेटियां इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि कवि को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। तो हमें पता लगा कि आलोक धनवा पतंग कविता के कवि, जन्म 1948 ईस्वी में बिहार मुंगेर में हुआ। पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये ऐसी इतनी प्रसिद्ध हुई कि कवि को ऊंचाइयों तक ले गई। और एकमात्र इनका संग्रह है वो है दुनिया रोज बनती है। प्रमुख सम्मान, राहुल सम्मान आपको बता दिया गया, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान इन्हें मिल चुके हैं। अब दूसरी बात आपको ये बताई जाती है कि ये जो पतंग कविता है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है? दुनिया रोज बनती है। याद रह जाएगा? वेरी गुड। आगे देखते हैं। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। मैंने सबसे पहले बोला था सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि, तो यही है कि काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगमंच तथा साहित्य पर, रंगमंच में नाटक, कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता, मतलब गेस्ट लेक्चर, अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। तो इन्होंने किस पे भागीदारी की है? संस्कृत, अपने संस्कृति पर और समाज में के उत्थान के लिए इन्होंने अपने व्याख्यान दिए हैं विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में। आगे देखते हैं। अब हमें पता लगा कि ये पतंग कविता किस काव्य संग्रह से है? दुनिया रोज बनती है। आगे देखते हैं। लिखा भी है, पाठ्य पुस्तक से ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह, कौन सा संग्रह? दुनिया रोज बनती से लिया गया है। यह
एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया। इसको पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। अब देखो इसमें है क्या, जो प्रतिपाद्य है पाठ का वो देखो ध्यान से सुनना। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं, किसकी, बच्चों की इच्छाएं, जो बच्चों में इच्छा होती है, इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। जो बालकों की इच्छाएं होती हैं, उनकी डिजायर होती हैं, उनके कुछ सपने होते हैं, उनका सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे बाल के जो क्रियाकलाप हैं और नेचर में जो परिवर्तन आए उनको अभिव्यक्त करने के लिए उसने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। कहीं दृश्य बिंब दिखाए हैं, कई गतिशील बिंब दिखाए हैं, कई ध्वनि के बिंब दिखाए हैं। उन बिंबों का मतलब उदाहरण कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मदद से बताने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे बिंब बोलते हैं उन्हें, उन बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, याद रखना है, बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना, जैसे उनके सपने कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंगे बच्चों, आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, हदें मानी सीमा, जिन्हें बाल मन छूना चाहता है, जिन्हें बच्चे का मन छूना चाहता है। तो बच्चे का मन भी पतंग की के साथ साथ आसमान में उड़ रहे हैं और उसके पार जाना चाहता है, और उसके पार जाना चाहता है मतलब ब्रह्मांड के दर्शन करना चाहता है। ये बच्चे की क्या है, इच्छा है अंदर से। आगे देखते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है, कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। जहां क्या है, शरद ऋतु का चमकीला इशारा। बरसात ऋतु के बाद में भादवा का महीना होता है, बरसात का आखिरी, उसके बाद शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, आकर्षक इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है। किसकी, तितलियों की रंगीन दुनिया है। और दिशाओं की मृदंग बजते हैं, दिशाओं में क्या बजते हैं, मृदंग बजते हैं, मतलब बच्चों की किलकारियों को यहाँ पर मृदंग की से प्रतिबिंबित किया है, प्रतीकात्मक रूप में बतलाया है। जहां छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय है, बच्चे छत पे पतंग उड़ाते हैं, खतरनाक किनारे से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला फिर भादो यानी अंधेरे के बाद के शरद यानी उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या भी उनके साथ है, क्या भी उनके साथ ही गलत लिखा हुआ है, तो मतलब ये क्या भी उनके साथ है, ये क्या मतलब कि वो फिर भादो के बाद वो शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मतलब वो भादो के बाद किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मतलब एक आशावादी दृष्टिकोण है उनके मार, और वो उस जज्बे को, उस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं। ये नीचे गलती से मिसप्रिंट हो गया। आगे देखते हैं, अब देखते हैं, देखो यहाँ पे बरसात ऋतु होती है भादों की। बच्चे बरसात में कितना कि ज्यादा दिन, कुछ एक दो दिन की बरसात तो अच्छी लगती है, परंतु ज्यादा बरसात हो जाती है तो बच्चे उसमें ऐसे दीवार के पास चुपचाप बैठे रहते हैं या फिर भीग जाते हैं, बचने का कोशिश करते हैं। शुरू की होती तो अच्छी लगती है, पर बाद में थोड़ी सी वो कष्टदायक होती है। और प्रातःकालीन जब बरसात ऋतु रुक गई और शरद का जब ऋतु आ गई, ऋतु परिवर्तन हो गया, तो प्रातःकालीन जो दृश्य है वो सामने जो लालिमा दे इस तरह का वो आपको प्रतीत होगा, और उसकी प्रतीत ऐसा लगेगा जैसे खरगोश की लाल आंखें। तो खरगोश की आंखें कैसी होती हैं, लाल आंखें होती हैं। और बच्चे क्या चलते हैं, साइकिल चलाते हैं। ऐसे लगे थे शरद ऋतु है जो साइकिल चलाते हैं, बच्चों को क्या कर रही है, आकर्षित करती है, और बच्चे पतंग उड़ाते हैं, ऐसे भागते हुए नजर आते हैं। इस फोटो के माध्यम से और आसमान पर उड़ाते नजर आते हैं। कुछ प्रतीकात्मक कुछ दृश्य आप लोगों के सामने दिखाएं, कितनी उमंग होती है बच्चों में। अब देखो, सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, सरोज खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर बजाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को
चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। आगे देखते हैं। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कबानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो देखो यहां पे बताया गया है सबसे तेज बौछारें गई, मतलब बरसात का महीना चला गया, भादो गया, तो मतलब सबसे तेज बौछारें गई ना, भादो का महीना गया। सवेरा हो गया, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा, मतलब खरगोश सवेरे को कैसे बताया, खरगोश की आंखों, लाल आंखों जैसा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद आया पुलों को, पुलों में इतने लंबे समय को, झड़ियों को, बरसात की जो झड़ियां थी हैं उस महीनों को पार करके आया। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, मतलब यहाँ पे मानवीकरण किया गया शरद ऋतु को कि वो साइकिल चला रहा है, बल्कि साइकिल कौन चला रहा था, बच्चे चला रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बच्चा रूपी शरद है जो चमकीली साइकिल चलाते हुए आ रहा है, और घंटी बजाते हुए, जोर जोर बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले उसकी उम्र के जो बच्चे थे वह उनको अपनी ओर चमकीले इशारे से आकर्षित कर रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बना लिया शरद ऋतु ने, शरद के सवेरे ने, ताकि पतंग उड़ सके, क्योंकि आकाश क्योंकि गीला रहेगा, बारिश रहेगी तो क्या होगा, वो फट जाएगी, पतंग उड़ नहीं पाएगी, हवा मिलेगी तभी तो उड़ेगी। और दुनिया की सबसे रंगीन, के दुनिया की सबसे रंगीन क्यों, क्योंकि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7, पर ये तो उससे भी ज्यादा रंग है। और हल्की चीज है जो उड़ सके, हल्की मतलब बहुत हल्की होती है, और दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और ये इतना पतला कागज है कि एक बूंद भी पानी पे इस पे गिर जाए तो फट जाती है। और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और बांस की कमानी की सारी चिपकी रहती है, उड़ सके, और उड़ जाए, उड़ सके तो क्या हो सके, बच्चों की क्या हो सके, सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। मतलब इनको क्या बताया गया, जैसे तितलियों की जैसी दुनिया, जैसे तितलियां रंग बिरंगी होती हैं ऐसे पतंगे भी रंग बिरंगी होती हैं। ये तो थी कविता का बात। अब लिखना कैसे है, देखो सबसे पहले आते प्रसंग। तो अपने को ये ऐसे लिखना है इसको कि प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक, प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है, और ये आलोक धनवा जी के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से उद्धृत है। आगे पता लग गया कि इस कविता क्या है, पुरुष ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत काव्यांश के कवि आलोक धनवा जी हैं, और ये कविता है पतंग, और ये आलोक धनवा जी के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती से उद्धृत है। ठीक, इसमें अब एक लाइन लिखना पड़ेगा, भी क्या बतलानी चाह रहे हैं इसमें, कि वर्षा के बाद शरदकालीन प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसमें वर्षा के बाद शरदकालीन प्रकृति का वर्णन किया गया है, प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन किया गया है, शरदकालीन सुबह का वर्णन किया गया है। पतंग उड़ाने वाले छोटे छोटे बच्चों की उमंग, पतंग उड़ाने वाले बच्चों की छोटी छोटी उमंग है, उनकी आशा है, उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं और उनका वर्णन किया गया है। बस इतना लिख दीजिए, आपका वो सफिशियंट हो जाएगा। ये प्रश्न क्या लिखना है आपको, कौन कवि है, कौन कविता है, कहां से ली गई है, इसमें क्या बताया गया है, हैं? बस ये आपकी हो जाएगा, प्रसंग में इतना चीज आ जाएगा। ठीक है, शरदकालीन सवेरे का वर्णन किया गया है, जिसमें पतंग उड़ाने वाले बच्चों की उमंग, आशा और उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बता रहा है कवि, यहां से देखते हैं कि भादों के महीने की तेज बौछारों वाली वर्षा का मौसम बीत गया है। क्या बता रहा है, भादों के महीने की, जैसे सावन भादवाई जो महीना था, कि तेज बौछारों वाली वर्षा का मौसम बीत गया है। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आ गया है। सबको पता है जब सूरज निकलता है तो लालिमा लिए आता है, लालिमा लेकर आता है, तो उसकी तुलना खरगोश की आंखों से की गई है। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आ गया है।
ऐसे मनमोहक शरद की जो सुबह है ने बच्चों को क्या किया है, बुलावा भेजा है। क्या भेजा है, बुलावा भेजा है। कैसे बुलावा भेजा है, कैसे आकर्षित कर रहा है, यहां शरद है जो साइकिल चलाने वाले बच्चे की तरह साइकिल चलाते हुए आ रहा है और सब बच्चों को अपनी घंटी बजाते हुए और चमकीले इशारे के द्वारा आकर्षित कर रहा है। ठीक है, और यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको क्या कर रहा हो, खुद साइकिल चला रहा। तो यहां पे बच्चे का रूप दिया गया है उसे, तो यहां पे मानवीकरण अलंकार प्रयोग किया गया। और इसने आकाश को भी इतना मुलायम बना दिया है, इतना साफ कर दिया है कि हवा थोड़ी तेज चलने लगी है, ताकि पतंग क्या हो, आसमान में उड़ सके। ताकि पतंग क्या हो सके, आसमान में उड़ सके। क्यों क्यों उड़ सके, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि उनकी जो रंग बिरंगी पतंग है, जो दुनिया का सबसे पतला कागज है, बांस की सबसे पतली कमानी है, वो आसमान में उड़ सके। ठीक है, और इसके माध्यम से स्वयं भी उड़ना चाहता है, मतलब कि मन इच्छा है जो भी वो आसमान में उड़ना चाहता है। और जब वो उड़ जाए, वो उनकी पतंग उड़ जाएगी, तो उनकी इच्छा भी आसमान में उड़ जाएगी, उनका सपना पूरा हो जाएगा। जब सपना उनका पूरा हो जाएगा तो उनका एक मन में अंतरात्मा से उनकी खुशी जाहिर होगी, अर्थात वो सीटियां, वो किलकारियां वो शुरू हो जाएंगी। वो सीटियां, वो किलकारियां, वो भी क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। और वो क्या होती है, और इसी के साथ कवि पतंग रूपी तितलियों की नाजुक दुनिया की शुरुआत की बात भी करता है। तो यहाँ पर तितलियां किसको बोला है, रंग बिरंगी पतंगों को बोलता है, क्योंकि तितलियों का रंग भी क्या होता है, रंग बिरंगा होता है। वास्तव में ये सभी बच्चों के कोमल मन और उनकी उमंग भरी इच्छाओं के प्रतिनिधित्व बिंब हैं। प्रतिनिधि बिंब हैं ये सब, क्या है, बच्चों के जो कोमल मन और उमंग भरी इच्छाओं के क्या है, प्रतिनिधि बिंब हैं, उनके दर्शाने वाले बिंब हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई, सवेरा हुआ है, ठीक है, वो लाल लाल सा निकला है, तो क्या बताया गया है, खरगोश की लाल आंखों जैसा निकला है, शरद ऋतु पार करके आया है, चमकीली साइकिल से आया है, घंटी बजाते हुए आ रहा है, बच्चों को इशारा करते बुला रहा है। ठीक, और मौसम को इतना कैसा बना, सुहाना बन दिया, आकाश साफ कर दिया गया है, हवाएं चलने लगी ताकि बच्चों की पतंग उड़ सके। जब पतंग उड़ेगी तो उनकी उनकी उमंग, उनकी इच्छा पूरी होगी, और वो खुशियों से, कोलाहल से इस वातावरण को खुशियों से भर देंगे। तो यहाँ जो भाषा है वो आपको सबको पता किस कौन सी है, साहित्य खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली। ठीक है, शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं, काव्य सौंदर्य। अब तीसरा पॉइंट है, दल प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गया, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या किया गया है अपन को, इसमें आप एक लाइन में अपने इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसमें इसमें बच्चों की उमंग भरी इच्छाओं का प्रतिनिधि बिंब को आकर्षक ढंग से दर्शाया गया है। प्रतिनिधि बिंबों को आकर्षक ढंग से, इच्छाओं को प्रतिनिधि बिंब के रूप में दर्शाया गया है। ऐसे अपन को लिख देंगे इसमें पहला पॉइंट। भाषा साहित्य खड़ी बोली है, और प्रतीक और बिंबों के प्रयोग कारण कविता के प्रभाव में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। भादों के बाद प्रकृति में किस ऋतु का आगमन हुआ है, शरद ऋतु का आगमन हुआ है। तो यहाँ पर प्राकृतिक ऋतु परिवर्तन को भी रेखांकित किया गया है। ठीक है, शरद ऋतु के सवेरे की लालिमा के लिए खरगोश की आंखों जैसा लाल का प्रयोग किया गया है। पुलों को पार करता चमकीला इशारों से बुलाते हुए आदि बिंब नवीन और अत्यंत आकर्षक बन पड़े हैं। पुलों को पार करना मतलब इतनी झड़ियों को, इतना समय को पार किया है, चमकीले इशारों से बुलाते आदि बिंब नवीन और आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। पतंग, तितलियां, सीटियां, किलकारी आदि बच्चों की नाजुक दुनिया के, के शब्द प्रयोग से कविता में विशेष अर्थध्वनि उत्पन्न हुई है। आगे देखते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, ये चित्र है कपास, कोमल होता है, सफेद होता है, नाजुक होता है, और इसी से क्या बनता है, धागा बनता है। बच्चे देखो आसमान में उड़ा रहे हैं पतंग, छतों पे हैं, छतों के किनारों पर उड़ाने की वो कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ, अब जो भी चित्र है, बच्चे आसमान में उड़ रहे हैं, और फिर ऐसा लगता है पतंग उड़ जाती है तो वो बच्चे भी बाल मन के साथ में वो भी खुद उड़ने के
उड़ने के लिए तत्पर हैं। देखो अब देखो, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, मतलब कपास जैसी कोमल भावनाएं, कपास जैसी कोमल भावनाएं। अब ये तो मुलायम होता है उसके लिए बताया गया। अब उसका रंग भी तो सफेद है, तो सफेद किसका प्रतीक होता है? स्वच्छता का, पवित्रता का और कोमलता का। किसका आता है? स्वच्छता का, पवित्रता का उसका प्रतीक है। जन्म से ही लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो मतलब पृथ्वी है जो उनके बेचैन पैरों के पास आती है उनकी चंचलता को छूने के लिए। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध दौड़ते हैं मतलब बिना सुध के दौड़ते हैं, अर्थात चंचल पैरों को थमने रुकने का नाम नहीं लेते, तो पृथ्वी उनको छूने के लिए आती है। छतों को भी नरम बनाते हुए, उन्हें होश नहीं रहता कि इतनी कठोर छत पर वो कैसे दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्हें छत ही नरम हो गई है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग माने झूला झूलते हैं, जैसे जैसे पेड़ में झूला दिखाया गया है, इसमें पेड़ में या झूला दिखाया है, जब वो क्या होता है, जब एक बार धक्का देने के बाद ऊपर जाता है तो वो होता है पेंग भरना। जैसे आवाज चलती है तो ऊपर वाली जो पेड़ की टहनी होती है नीचे झूलती है, फिर ऊपर खड़ी हो जाती है, तो वो होता है पेंग भरना। तो जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, तो मतलब वहां का शरीर कैसा बताया? उसका शरीर लचकदार है, उनका शरीर कैसा शरीर है? उनका लचकदार है। यहाँ पे लचकता की बात बताई गई उनकी उम्र के अनुसार से, मतलब शारीरिक क्या है उसमें? लोच है उसमें। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है, वही लोच उन्हें खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत और उनके शरीर का रोमांचित संगीत है, जो एक उमंग है, जज्बा, वही उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। मतलब पतंगों की इतनी धड़कती ऊंचाई आसमान उड़ रही है, उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। क्यों? क्योंकि बच्चों का पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन उस पतंग की तरफ होता है, तो उसी नाजुक से धागे से पतंग को उड़ाते रहते हैं और उसी के सहारे वे अपने आप को भी संभाले रहते हैं। आगे, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे में। ऐसा लगता है कि रोम छिंद्रों के कारण उसमें क्या है, खुद के रोम छिंद्रों में भी हवा भर गई है और वो भी क्या हो रहे हैं? उड़ रहे हैं। अच्छा, बच्चे अत्यंत खुश हो रहे हैं, मतलब वो भी अपने पतंग के साथ में उड़ते हुए नजर आते हैं, जैसे फोटो में चित्र में दिखाया गया है। ये अच्छी सी बात है। तो आपको बताया गया है। अब इस वही बात आपको कैसे लिखना है, इसको प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 पुस्तक से लिया गया है। इस पद्यांश यह पद्यांश पतंग कविता से लिया गया है, जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं। और यह है कविता आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से उद्धृत है। ठीक है, इतना लिख देंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 से है और इस कविता के कवि, इस पतंग कविता के कवि आलोक धनवा जी हैं, जो उनके एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है से लिया गया है, से उद्धृत है। तो अभी जन्म से ही कपास लाते हैं, पृथ्वी घूमती आती है बेचैन पैरों के पास आती है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, ये सब बातें इसमें ली गई है। तो इन पंक्तियों में कवि बच्चों के कोमल और उल्लासित मन और उनके शरीर में व्याप्त नवीन ऊर्जा एवं उत्साह को रेखांकित करता है। ये किया गया है कि इन पंक्तियों में कवि ने बच्चों के कोमल और एवं उल्लासित मन, कोमल है कपास तो आपको ये लिखना पड़ेगा, कोमल एवं उल्लासित मन, खुशी से भरा हुआ मन है उनका, और उनके शरीर में व्याप्त नवीन ऊर्जा, मतलब वे पूरे छत पे दौड़ते भागते रहते हैं, ऊर्जा है, एवं उत्साह को रेखांकित किया है। याद रह जाएगा। कवि ने बच्चों के कोमल एवं उल्लासित मन तथा उनके शरीर में व्याप्त
नवीन ऊर्जा एवं उत्साह को रेखांकित किया है। अब कैसे? कोमल कपास से लिया, उल्लासित वो घूमते खुशी हुए उनमें, व्याप्त ऊर्जा थकते नहीं है, बेसुध रूप से भागते दौड़ते हैं, उत्साह है उनमें, एक जोश है। तो आपको ये चीज प्रसंग में आपको लिखनी है। अब व्याख्या में तो कवि कहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो मतलब कहते हैं कि वो जन्म से ही क्या है? कोमल है। मतलब कहते हैं बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं लेकर आते हैं। कैसे आते हैं? भावनाएं। यहाँ पे भावनाएं बेटा हिंदी में क्या चलती? भावनाएं। कोमल भावनाएं लेकर आते हैं। न केवल उनकी कोमल भावनाएं श्वेत यानी स्वच्छ और पवित्र होती हैं। कैसी होती हैं? स्वच्छ और पवित्र होती हैं, बल्कि उनमें सक्रियता भी देखते ही बनती है। उनमें क्या होता है? एक रिएक्शन भी बहुत ज्यादा, एक्शन भी, मतलब क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है उसमें, बहुत ज्यादा एनर्जी है उनमें, सक्रियता भी देखने को मिलती है। उनके बेचैन चंचल पैरों को तो थमने या रुकने की सुध भी नहीं रहती। उनके पैर कैसे हैं? चंचल हैं, बेचैन हैं, को थमने या रुकने की सुध ही नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? सुध ही नहीं रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, उनके बेचैन पैरों के पास वो पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन, और फिर ऐसे में पृथ्वी घूमती हुई ऐसा प्रतीत होती है कि मैं इनके पैरों को छूऊं, इसकी जो इसकी एनर्जी है उसको मैं टच करूं, इनके पैरों को मैं छूने की मैं कोशिश करूं, तो घूमती हुई पृथ्वी उनके पास आती है संभालने के लिए, क्योंकि वो तो बेसुध रूप से दौड़ते रहते हैं। तो कैसे क्या कहते हैं? तो कवि कहता है कि बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं लेकर आते हैं, और न केवल उनकी कोमल भावनाएं स्वच्छ और पवित्र होती हैं, बल्कि उनमें सक्रियता भी देखते ही बनती है। मतलब उसमें जो सक्रियता है, जो क्रियाशीलता है, वो देखते बनती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। उनके बेचैन चंचल पैरों को थमने या रुकने की सुधि नहीं रहती। वे हर समय भागते दौड़ते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और जीवंत बनाए रहते हैं, अपने आप को, माहौल को भी जीवंत बनाए रहते हैं और जीवंत रहते हैं। उदास नहीं रहते भाई चुपचाप बैठ गए ना, वो भागते दौड़ते रहते हैं। वे हर समय भागते दौड़ते सक्रिय रहते हैं, जीवंत रहते हैं। वे कठोर सतहों वाली सतह, मतलब सरफेस, कठोर सतह वाली छत को भी मुलायम ही समझते हैं, और ऐसे भागते दौड़ते हैं कि कठोर सतह वाली छत को भी क्या समझते हैं? नरम नरम समझते हैं, मुलायम ही समझते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। वे कठोर सतह वाली छतों को भी मुलायम ही समझते हैं। उनकी उमंग इतनी उत्कट है, इतनी पक्की है, धुन इतनी तीव्र है और सक्रियता इतनी बलवती है। ये 3 वर्ड याद रखना बेटा। उमंग इतनी उत्कट है और धुन इतनी तीव्र है, जो धुन पक्की बन गई उड़ाने की, और सक्रियता इतनी बलवती है, क्रियाशीलता इतनी बलवती है कि सभी दिशाएं उनकी ताल से मृदंग की तरह बजती दिखाई देती है। याद रह जाएगा, उनकी उमंग इतनी उत्कट है, मतलब इतनी उत्कृष्ट है, उत्कट है मतलब इतनी तीव्र है, उत्कट मतलब इतनी तीव्र, धुन भी इतनी तीव्र है, और क्रियाशीलता यानी सक्रियता इतनी बलवान है, इतनी बलवती है कि सभी दिशाएं उनकी ताल से मृदंग की तरह, मतलब ढोलक की तरह बजती दिखाई देती है। ये तो कहते हैं ना, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए इतनी दूर से घूमते हैं, इतनी दूर से छतों पर घूमते हैं, ऐसा लगता है तुरजोश से थकी और किलकारियों से, कि ऐसा लगता है कि वो किलकारियां करते हैं, गुंजन करते हैं, पतंग उड़ती है तो खुशी जाहिर करती हैं, जैसे दिशाएं मृदंग की तरह बजती हैं। तो यहां पर कवि आग क्या कह रहा है कि बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे दिशाओं को अपनी बोलियों से, अपनी किलकारियों से मृदंग की भांति झंकृत और कंपायमान कर देते हैं। मतलब क्या कहते हैं, वो जो इतनी किलकारियां निकालते हैं, उनसे आवाज करते हैं, सिर्फ मृदंग मतलब ढोलक की तरह झंकृत कर देते हैं, कंपायमान कर देते हैं, मतलब गुंजायमान कर देते हैं, गुंजा देते हैं, कंपा देते हैं। और कहते हैं जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, जब वे पेंग भरते हुए, पेंग माने वो कहता है झूला रहता है ना, स्विंग में जो धक्का दिया जाता है आगे जाता है, तो एक तो वो होता है, और यहाँ पे हवा चलती है तो किस पेड़ की ऊपर वाली टहनी होती है पतली, जो लचकदार ऊपर या नीचे होती रहती है, तो होता है पेंग। पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह, मतलब पेड़ की डाल की तरह, तो लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है। जैसे पेड़ की डाली नीचे हुई फिर एकदम से ऊपर हो जाती है, फिर बच जाते हैं, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। क्या बजाता है? रोमांचित शरीर का संगीत बचाता है उन्हें गिरने से।
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें महज एक धागे के सहारे थाम लेती है। तो यहाँ पे कवि क्या करता है कि कोमल और लचीला शरीर लिए हुए ये बच्चे जब दौड़ते हैं, मतलब उनका शरीर कैसा है, कोमल और लचीला। आपको पहले बता दिया, कोमल तो कपास के समान है, लचीला यानी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि पैंग भरते हुए आते हैं। शरीर लिए हुए ये बच्चे जब दौड़ते हैं तो कवि को उनका दौड़ना झूले के पेंग की भांति प्रतीत होता है। किसकी भांति? झूले के पेंग की भांति, तथा डाल के, जो पेड़ की डाली होती है, डाली के लोचदार लहराओं की तरह प्रतीत होती। याद रह जाएगा, कोमल एवं लचीला शरीर लिए हुए बच्चे जब दौड़ते हैं, कोमल एवं लचीला शरीर लिए हुए जब ये बच्चे दौड़ते हैं तो कवि को उनका दौड़ना किसके समान? झूले की पेंग भरना तथा डाल के लोचदार लहराओ, डाल के फ्लेक्सिबल जो लहराती है की तरह प्रतीत होता है। कवि यहाँ बच्चों की कम उम्र और उनके अनुरूप, यहाँ पर कवि उनके बच्चों की कम उम्र और उनके अनुरूप शारीरिक लोच की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है। मतलब जो उनकी एक तो उनकी उम्र कम है और उनके अनुरूप उनमें जो शारीरिक लोच है उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है, की ओर संकेत किया है, कहने का तात्पर्य यहाँ संकेत किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो बच्चे अपनी धुन में पतंग उड़ाते उड़ाते जब कभी, मतलब अपनी धुन में पक्के हैं, कंसंट्रेट है, पतंग की तरफ ध्यान है, उड़ाते उड़ाते जब कभी छतों के किनारे या मुंडेर तक आ जाते हैं, मतलब जो बाउंड्री लाइन होती है मुंडेर तक आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके उल्लासित और रोमांचित शरीर का संगीत, उनका जो मन बड़ा खुश है, रोमांच से भरा हुआ है संगीत है, जो शरीर के अंदर की जो खुशी है, उन्हें गिरने से बचाती है। ऊंची उड़ती पतंग की डोरी के सहारे की बात कहकर यहां पर कवि बताना चाहता है कि कहते पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो कहते हैं कि कवि बतलाना चाहता है कि ऊंची उड़ती हुई पतंग की डोरी के सहारे की बात कहकर यह बतलाना चाहता है कि वो कितने एकाग्र और तल्लीन भाव से, मतलब कितने कंसंट्रेटरी रूप से पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं, मतलब कितने कंसंट्रेट हैं। मतलब क्या कहता है कि बच्चे अपनी धुन में पतंग उड़ाते उड़ाते जब कभी छतों के किनारों या मुंडेर तक आ जाते हैं, मुंडेर मानी बाउंड्री लाइन तक आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके उल्लासित और रोमांचित शरीर ही उन्हें गिरने से बचाता है। कवि ऊंची उड़ती हुई पतंग की डोरी के सहारे की बात कहकर, कहते हैं ना, सिर्फ उन्हें रोमांचित शरीर का संगीत ही बचाता है और पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है, और धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, और पतंग उन्हें थाम लेती है, उनका सपना है, उनकी खुशी है, वो उन्हें गिरने से बचा लेती है। तो कवि कहता है कि ऊंची उड़ती हुई पतंग की डोरी के सहारे की बात कहकर ये बताना चाहता है कि कितने एकाग्र और तल्लीन भाव से, मतलब कितने एकाग्र और तल्लीन भाव से पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं, और उनकी उड़ती पतंग के साथ साथ उनके मन की बाल कल्पनाएं भी ऊंची उड़ान भर रही हैं। तो मतलब पतंग के साथ साथ उनकी बाल कल्पनाएं भी हैं, वो भी ऊंची उड़ान भर रही है। उनकी बाल रूपी कल्पनाएं वो भी क्या होती है? ऊंची उड़ान भर रही है। तो यहां कवि ने बच्चों की कल्पनापूर्ण जो मानसिकता है को विभिन्न बिंबों के माध्यम से बतलाया है। ठीक है, बच्चे अपने रोमांचित शरीर की अदृश्य लय के कारण बचे रहते हैं, मतलब रोमांचित शरीर की अदृश्य लय, अंदर से सर रोमांचित है और लय ऐसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, दिखाई नहीं देती, कभी कैसे हो जाते, कभी तुरंत ही कैसे बदल जाते हैं, कभी इधर हो जाते, कभी इधर, जैसे पेड़ की डाल लहराती है ऐसे ही वो भी अदृश्य लय है, पता ही नहीं चलता। दिल धड़काने वाली ऊंचाइयों पर उनकी उड़ती पतंगे मानो अपनी डोर से इन बच्चे को थामी रहती हैं। तो कहते हैं कि दिल धड़काने वाली इतनी ऊंची ऊंची ऊंचाई पर उड़ रही हैं पतंगे, ऊपर से खड़ देखें तो अपना दिल धड़कता, डर सा लगता है। दिल धड़काने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती पतंगे मानो अपनी डोर से इन बच्चों को थामे रहती हैं, अर्थात संभाले रहती हैं। किसके सहारे? एक धागे के सहारे। तो वही बात यहाँ पर इसकी व्याख्या हो गई, प्रसंग हो गया। अब इसका वही काव्य सौंदर्य, भाषा कौन सी भाषा है? साहित्य खड़ी बोली। कौन सी भाषा है?
साहित्य खड़ी बोली। ठीक है, अब हिंदी के साथ साथ प्रचलित उर्दू शब्द आए हैं इसमें, कौन कौन से आए हैं? बेचैन, नरम, महज, खतरनाक, खतरनाक और इतना प्रयोग है। उपमा, उपमाओं का प्रयोग हुआ है, कहते मृदंग दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दाल की तरह लचीले वेग से, पतंग की धड़कती ऊंचाइयां, रोमांचित सरी का संगीत, एक नए नए ये बिंबों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अब देखो बिंब कैसे कैसे, देखो और आगे, हाँ ये लाइन रह गई, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, मतलब इतनी खुशी से भर जाते हैं तो उनके जो शारीरिक रोम हैं, रंध्र माने छेद, छिद्र हैं, उनमें ऐसा लगता है कि जैसे क्या भर गई है, हवा भर गई है और वो भी पतंगे साथ साथ उड़ रहे हैं, मतलब इतने रोमांचित हैं, अपने मन को भी पतंग के साथ उड़ते हुए प्रतीत कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जैसे जैसे पतंग उड़ रही है पर दिख रहा बच्चा भी उसके साथ साथ ये उड़ रहा है, मतलब इतने खुश हैं कि उसके सपने भी उसके साथ साथ उड़ रहे हैं और वो आसमान से और ब्रह्मांड के और आगे तक उड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ये बात ये रही। अब आप देखते हैं, देखो अपने चल रहे थे भाषा साहित्य खड़ी बूंदी बोली, उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है, बेचैन, नरम, महज, खतरनाक आदि। उपमार बिंबों का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए उपमार बिंबों का प्रयोग किया गया है, मतलब बिंब बताए गए हैं। दाल की तरह लचीले वेग से, पतंग की धड़कती ऊंचाइयां, रोमांचित सरी का संगीत, ऐसे नए बिंब हैं जो कुछ नया एक असर छोड़ देते हैं। अब बिंब है छतों को नरम बनाते हुए, छतों को टच करें तो कौन सा बिंब आ रहा है? स्पर्श बिंब आ रहा है। मृदंग की तरह बजा रहे हैं तो किस मृदंग आवाज होती है, ढोलक, तो ये कौन सा बिंब होता है? श्रव्य, सुनने वाला बिंब होता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, मतलब ऊंचाई है देख तो दृश्य बिंब है, तो ये उनकी क्या आता है, ये बिंबों का प्रयोग होता है, स्पर्श बिंब, श्रव्य बिंब और दृश्य बिंबों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और कोमलता के लिए हम कपास की उपमा कहते हैं ना कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, तो कपास की तरह इन कोमलता का प्रतीक किया, तो उपमा अलंकार यहाँ पे प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे बात आगे देखते हैं, देखो अब ये देखो बच्चा गिर गया, ये गिर गया, ये गिर गया और बच गया, ये वापिस इसके पकड़ में अगर बच जाता है तो वापिस डबल, मतलब डबल जोश से वो वापिस क्या आएगा, इस सूरज के सामने आएगा, मतलब अपने सपनों को क्या करेगा, साकार करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, मतलब वो मुंडेर तक उड़ाते उड़ाते मुंडेर तक आ जाते हैं, तो वो मतलब गिर जाते हैं और बाई चांस गिर जाते हैं और फिर अगर बच जाते हैं और बच जाते हैं, गिर जाते हैं तो शायद उनको चोट लग सकती है, तो चोट लगने से क्या होगा, उनको डांट पड़ सकती है, उनका हौसला कमजोर पड़ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा डर पैदा हो सकता है उनके शरीर में। अगर बच गए, मान ला कि वो लोग बच गए तो क्या होगा, तो वो सुनहरे सूरज के सामने, मतलब परिस्थितियों का और तीव्रता के साथ में क्या करेंगे, मुकाबला करें और जोश होगा उनमें, मतलब एक एडवेंचरी होगा, मतलब ये साहसिक कार्य होगा उनके सामने। और ये कहते हैं महत्वाकांक्षी मनोवृत्ति, मतलब जो उसे प्राप्त करने की मनोवृत्ति, ऐसी भावना उनके अंदर पैदा होगी। तो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सुनहले सूरज के सामने क्या होंगे, प्रकट होते हैं, यानी आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई, और पृथ्वी ऐसे में, वो जो पृथ्वी है और भी चंद घूमती हुई इनके बेचैन पैरों को छूना चाहती है। आपने देखा होगा कि गतिशील बिंबी यहाँ पर पृथ्वी है जो बार बार इनके पैरों की छूने चाहती है, मतलब वो भगवान ने जो इसको गति दी है, ये एनर्जी दी है, उसको टच करना चाहती है, इसकी रक्षा करना चाहती है, बचाना चाहती है इसे। ठीक है, इनकी गति पे ऊर्जा, वो जो एनर्जी है उसको टच करना चाहिए, उनके पैरों को छूना चाहती है बार बार, आपने ये देखा होगा। अब देखो, तो वही बात प्रसंग में प्रस्तुत कविता कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 से ली गई है। इस कविता के कवि कौन है? ये कविता पतंग कविता है। पतंग कविता कवि कौन? आलोक धनवा। उनके एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती से उद्धृत है। ठीक है, अच्छा, अब कहते हैं कि कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बच्चों की साहसिक, उनकी अदम्य और महत्वाकांक्षी मनोवृत्ति को रेखांकित करना चाहता है। कैसे याद रह जाएगा ये?
पहली बात वो कि प्रस्तुत काव्यांश कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 से लिया गया है। इस पद्यांश की कविता पतंग है। कवि कौन है? आलोक धनवा जी है। ये कविता आलोक धनवा जी के एकमात्र संग्रह दुनिया रोजबंती से लिया गया है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? व्याख्या में जो कहते प्रसंग हो गया, व्याख्या में क्या लिखेंगे? सब व्याख्या वो प्रसंग में, और कि कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बच्चों की साहसिक, अदम्य, ठीक है, और महत्वाकांक्षी मनोवृत्ति, मनोवृत्ति में इच्छा, महत्वाकांक्षी अर्थ को रेखांकित करना चाहता है। मतलब साहसिक है, अदम्य, मतलब गिरने के बाद भी दोबारा से खड़े हो रहे हैं, गिर रहे हैं पर वो एडवेंचरी है प्रोग्राम, डर की कोई चिंता नहीं है, नुकसान की, फिर भी वो महत्वाकांक्षी मनोवृत्तियां हैं जो वो प्राप्त करना चाहता है, उसकी डिजायर है, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, उसी ओर रेखांकित करना चाहता है। अब देखो, अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कहते कवि कहता है कि यदि पतंग उड़ाते हुए बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और गिरने के बाद भी बच जाते हैं, तो उनकी निडरता यानी निर्भीकता और अधिक बढ़ जाती है। अगर वो गिर जाते हैं और गिरने के बाद बच जाते हैं तो उनकी निडरता है, उनकी निर्भीकता और अधिक बढ़ जाती है। वे और अधिक निडर होकर स्वर्णिम प्रकाश वाले, मतलब सुनहले सूरज के सामने प्रकट होते हैं तथा अपनी अनवरत चपल गति से, जो नहीं रुकने वाली जो चंचल गति है, क्रियाशीलता है, का अनुसरण करती हुई, उनकी अनवरत चपल गति का अनुसरण करती हुई पृथ्वी और भी तेजी से उसके पास चली जाती है। तो मतलब और भी गति से चक्र क्रियाशील हो जाते हैं और उस क्रियाशीलता को देखकर पृथ्वी और तेजी से इसके पैरों के पास इसको स्पर्श करने के लिए आ जाती है, उसके स्पर्श करने के लिए बार बार उसके पास आ जाती है पृथ्वी। तो यहां कवि कहना चाहता है कि बच्चे अपनी अवस्था में जिस नवीन ऊर्जा, आत्मविश्वास एवं संयम को प्राप्त करते हैं, तो मतलब कहते हैं कि बच्चे अपनी अवस्था में जिस नवीन ऊर्जा, आत्मविश्वास और संयम को प्राप्त करते हैं, वही उन्हें भावी युग परिवर्तन का संवाहक बनाते हैं। नहीं है बात समझ? देखो कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिरते हैं और गिरने के बाद बच जाते हैं, तो उनमें निडरता और निर्भीकता और भी तीव्र गति से क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है। उनमें एक नया साहस उत्पन्न हो जाता है, निडरता पैदा हो जाती है, और उनपे और निडर होकर वे स्वर्णिम प्रकाश वाले सूर्य के सामने जो प्रकट हो जाते हैं, मतलब सामने आ जाते हैं। और इसी अनवरत चंचल गति का अनुसरण करती हुई पृथ्वी और भी तेजी गति से उनके चंचल पैरों को छूने के लिए आ जाती है। तो बच्चे अपनी, यहां कवि बताना चाहता है कि बच्चे अपनी अवस्था में जिस नवीन ऊर्जा, आत्मविश्वास और संयम को प्राप्त करते हैं, अपनी इस अवस्था में जिस नवीन ऊर्जा, मतलब गिरने के बाद दोबारा से एनर्जी पर नवीन ऊर्जा, दोबारा से आत्मविश्वास प्राप्त किया, संयम प्राप्त किया करते हैं, वही उन्हें, मतलब यही उनकी, देखो यही बात है कि ये गिरने के बाद बच जाते हैं, तो उसमें जो नवीन ऊर्जा होती है, जो आत्मविश्वास होता है, संयम को प्राप्त करते हैं, यही उन्हें भावी युग परिवर्तन का क्या बनाती है? संवाहक बनाती है। ये क्या बनता है? वाहक बनाते हैं, मतलब यही है भावी युग परिवर्तन के संवाहक है, यही भावी युग परिवर्तन के वाहक हैं, यही ऐसी चेतना फैलाएंगे संसार समाज में जो युग को क्या करेंगे? परिवर्तन करते हैं। वे इस धरती पर नई चेतना के प्रस्तुतकर्ता बनकर जन्मते और बढ़ते हैं। मतलब यही व्यक्ति, यही बच्चे हैं, यही किशोर बच्चे हैं जो इस धरती पर नई चेतना के क्या बोलते हैं? प्रस्तुतकर्ता बनकर जन्मते हैं और बढ़ते हैं। वही जन्म लेते हैं नई चेतना को प्रस्तुत करने वाले के रूप में, और वही आगे बढ़ते हैं, और वे ही आगे चलकर सामाजिक अभ्युदय के कर्णधारों की भूमिका का निर्वाह करते हैं। कहते हैं ना, सामाजिक चेतना की कविता, ये सांस्कृतिक सामाजिक सरोकार से संबंधित कविता, तो वो बात इसमें लिखनी पड़ेगी इनको, तो उन्होंने लिखी भी है। वे ही आगे चलकर सामाजिक अभ्युदय के, मतलब सामाजिक उत्थान के कर्णधार, मतलब जो नेता है, की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो यही बच्चे हैं जो सामाजिक उत्थान के कर्णधार, मतलब जो अग्रिम नेता हैं की भूमिका निभाएंगे ये बच्चे। आए समझो? देखो, अगर वे कभी गिरते हैं, खतरनाक छतों के किनारे से बच जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं और बच जाने के बाद में, तो उनका जोश, निर्भीकता, साहस है, वो क्या होता है?
पैदा हो जाता है, और तीव्र गति से पैदा हो जाता है, उनमें और अधिक बढ़ जाता है वो, और वे और भी अधिक निडर होकर स्वर्णिम प्रकाश वाले सूरज के सामने प्रकट हो जाते हैं, मतलब सामने आ जाते हैं। खतरनाक किरण बचने के बाद वे और भी निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आ जाते हैं। तो ये कोमल बच्चों की जो बाल चेष्टाएं हैं, निडरता है, साहस को देकर है, चंचलता है, सक्रियता, देखो कैसे कैसे वर्ड है, इनको याद रखना। देखो कोमल बच्चों की बाल चेष्टा, उनकी क्रियाशीलता, जो अनवरत चपल शक्ति है, चंचल शक्ति है, उनकी साहस है, निडरता को देखकर पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास और भी तीव्र गति से उनके पास आ जाती है, उनके पास पैरों के पास आ जाती है, पैरों के पास और भी तेज गति से घूमने लगती है, पाकर और भी तेज गति से घूमने लगती है। आई बात समझ में? और भी तेज गति से घूमने लगती है उसके पास आकर। तो यहाँ पे कवि कहना चाहता है, इस बात को ध्यान से सुनना, कि बच्चे अपनी अवस्था में, मतलब इस अवस्था में, मतलब गिर के बचते हैं, मतलब गिरने के बचने के बाद, कवि कहना चाहता है कि बच्चे गिरने के बाद में जिस नवीन ऊर्जा और आत्मविश्वास और संयम को प्राप्त कर, 3 वर्ड है, नवीन ऊर्जा, आत्मविश्वास और संयम, याद रखना बेटा, ऐसे ऐसे वर्डों को याद रखा करो आप लोग। नवीन ऊर्जा, आत्मविश्वास और संयम को प्राप्त करते हैं, वही उन्हें भावी युग परिवर्तन का संवाहक बनाते हैं। वही भावी युग परिवर्तन का क्या बनते हैं? एक क्या बनाते हैं? एक नेता बनाते हैं, यूं लिख दिया करो, एक भावी युग परिवर्तन का संवाहक, मतलब वाहक बनाते हैं, एक लीडर बनाते हैं उन्हें। और वास्तव में वे ही इस धरती पर नई चेतना के प्रस्तुतकर्ता बनकर, वे ही ये नई चेतना के क्या बन के संवाहक बनकर जन्मते हैं और बढ़ते हैं, और यही आगे चलकर सामाजिक उत्थान के कर्णधार की भूमिका का क्या करते हैं? निर्वाह करते हैं। वही तो वही समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने का काम करते हैं। ये बात बताइए, ऐसे ही बच्चे जो गिरकर संभलते हैं, क्योंकि उनमें दोबारा से जोश, उत्साह, उमंग और निडरता और तीव्र गति से उनके अंदर आ जाती है, बढ़ जाती है। तो वही बात काव्य सौंदर्य में, तो बाबू 3 चीजें इसमें लिखनी होती है, ऐसे पद्यांश आते हैं। तो पहली बात तो क्या होता है? प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में आप यहाँ लिख देंगे आप लोग क्या, कि यहाँ पर क्या बच्चों की क्या बताई गई है, उनकी निडरता को बताया गया है, और उनकी जोश को बताया गया है, और उनकी और साहसिक मनोवृत्ति को दिखलाया है। ठीक है, साहसिक मनोवृत्ति, निडरता और साहस और महत्वाकांक्षी मनोवृत्ति को बतलाया है। और भाषा साहित्य खड़ी बोली है, हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है। और सुनहले सूरज में, जैसे सुनहले सूरज है तो सुनहले में सह वर्ण की आवृत्ति, सूरज में भी सह वर्ण की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार आ गया। पृथ्वी आती है में, पृथ्वी घूम रही है, मतलब आ रही है, आधे तो आदमी है, इसलिए मानीगण अलंकार है। गिरकर बच जाने में, अब गिरकर बच भी रहा है तो गिरेगा तो लगेगी, और फिर बच कैसे जाएगा, तो दोनों विलटे हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास अलंकार हो गया। और पैरों की गतिशीलता में मतलब बिंब है, बेचैन पैरों के माध्यम से बताया गया, तो पैरों में गतिशीलता का बिंब आ गया। अब सूरज के सामने आ रहा है, तो मतलब जीवन के, मतलब कैसा सूरज के सामने आ रहा है, तो जीवन के सबसे ज्योतिर्मय अनुभव के से आगे बढ़ने का उत्साह दिखाया है। मतलब सूरज के सामने आने का मतलब जीवन के सबसे ज्योतिर्मय अनुभव से आगे बढ़ने का मतलब एक्सपीरियंस है। छत पे से कोई गिरा और बच जाए तो ऐसा अनुभव है ना, जो मतलब ज्योति, उसमें अंदर क्या रहने के पैदा कर देगा, एक ज्योति पैदा कर देगा, एक आग पैदा ऐसी ही बना देगा कि जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा, और फिर वैसी से आगे बढ़ने का साहस दिखाता है। मतलब सूरज के सामने आने का मतलब क्या लाक्षणिक अर्थ है? जीवन के सबसे ज्योतिर्मय अनुभव से, मतलब जीवन में आने वाली ज्योतिर्मय अनुभव के साथ आगे बढ़ने का उत्साह दिखाता है, ऐसे लिखना है। मतलब बच्चा गिर रहा है और गिरने के बाद बच भी रहा है, तो मतलब उसके ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, वो कभी भूल नहीं पाएगा जिंदगी में। बूढ़ा भी हो जाएगा तो याद रहेगा कि मैं ऐसे छत से गिरा और फिर मैं आगे ऐसे बढ़ा। तो जीवन के सबसे ज्योतिर्मय अनुभव से आगे बढ़ने का उत्साह दिखाता है, याद रह जाएगा। जीवन के सबसे ज्योतिर्मय मतलब ज्योति से युक्त अनुभव से आगे बढ़ने का, सबसे चमकीला अनुभव, आगे बढ़ने का उत्साह दिखाता है। ऐसी बातें अपन को याद रखनी है, लिखनी है उसमें। अब देखो, घंटी बजाते हुए जोर जोर से कौन सा बिंब होगा? आवाज आ रही है। मृदंग बजाते हुए दृश्य कौन सा? श्रव्य बिंब, सुनने वाले बिंब है। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब हो गया। ठीक है,
चमकीले इशारों से बुलाते हुए सबसे तेज बौछारे गई, खरगोश जैसा लाल सवेरा आया, दिखाई दे रहा है। अपनी चमकीले साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारे बुलाते हुए पतंग ऊपर उठ सके। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, क्या बताया, कौन सा बिंब है, दृश्य बिंब है। अब देखो कि सबसे हल्की और सबसे रंगीन और सबसे पतला कागज, सबसे पतला कागज, सबसे पतला कागज के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर दुनिया की सबसे पतली और दुनिया की सबसे पतला कागज और दुनिया की सबसे पतली कमानी, ये बात बताई गई है। तो सबसे हल्की और सबसे रंगीन, मतलब सबसे तो हल्की है, सबसे रंगीन है, और सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है, इसमें विशेषण प्रयोग किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर बतलाया गया है, मतलब कि वास्तव में पतंग का निर्माण इन्हीं चीजों से होता है। हल्की इसलिए है कि उड़ने वाली कोई भी वस्तु इससे अधिक पतली नहीं होती है। सबसे रंगीन के इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसमें भी कई रंग होते हैं। सबसे पतला क्यों, कि अगर थोड़ा सा भी कुछ बूंद लग जाए या थोड़ा सा भी कांटा लग जाए तो ये फट जाएगी, मतलब। तो सबसे पतली कमानी, क्योंकि बांस की सबसे पतली जो क्या रहते हैं, एक वो पतली सी मतलब एक उसमें से तंतु लगा लो कुछ ऐसा, उसे कमानी बनती है और उसी से ही कागज को चिपकाया जाता है, उससे पतली का है, तो इसलिए पतला क्या बोले, कमानी बोली है उसे। यही पतलापन आकाश की, और यही पतलापन आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जा पहुंचता है, और यही पतलापन है, इसी पतलेपन के कारण ये आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जा पहुंचता है। ये बात उसमें बताइए, ठीक है। तो सूरज के सामने आने का मतलब पता लग गया आपको, जीवन के सबसे ज्योतिर्मय, ज्योति से युक्त अनुभव से आगे बढ़ने का उत्साह दिखाना, ठीक है। अब आगे इसमें बच्चों की एकाग्रता, संलग्नता, जो कंसंट्रेट है, उसको भी दिखलाया गया है कि उसी से बच्चे क्या पतंग को उड़ा रहे हैं, और उड़ने के साथ साथ भी उससे जुड़ जाते हैं, और जुड़ने पर वे अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मैं भी इनके साथ क्या कर रहा हूं, उड़ रहा हूं। कपास क्या है, बच्चों की कोमल भावना और मासूमियत का प्रतीक है। और रोमांचित शरीर का संगीत, यानी कार्य में क्या लग गया, रोमांचित शरीर का संगीत मतलब कार्य में क्या है, उसकी तन्मयता है, मन में लगा होगा, परस्पर जुड़ा हो गया, जो काम कर रहे हैं और मन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तभी रोमांच उसका, और फिर उसी में रोमांच आ रहा है, तो उससे वो जुड़े हुए हैं, और मन के लगाव के कारण ही कार्य में तन्मयता आती है। मतलब रोमांचित शरीर का जीवन की लय से जो संबंध है, तो यहां पर ये जो है देखो, ये रहा, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग मतलब झूला झूलने की तरह आगे बढ़ना फिर पीछे आना, पेड़ की डाल की चूमते, छतों की खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ शरीर, उनके शरीर का रोमांचित शरीर, मतलब रोमांचित शरीर मतलब वो खुशी, मतलब पूरा कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं, मतलब वो, मतलब कार्य जो पतंग उड़ाने का काम है उसमें बिल्कुल तल्लीन है, और मन के लगाव का परस्पर जुड़ाव है। अगर कार्य में तल्लीनता है तो मन अपने आप जुड़ जाएगा, और मन के लगाव के कारण कार्य में तन्मयता आती है। मतलब कहते हैं कि कार्य में तन्मयता और मन का आपस में लगाव होता है, अगर मन में लगाव होगा तो कार्य में तन्मयता आ जाएगी, तो उनका मन में क्या है, लगाव है पतंग उड़ाने का, तो तन्मयता आ गई, कंसंट्रेशन हो गया। तो जीवन में जो पाने की इच्छा है उसे हासिल हर समय में कर सकते हैं, जो जीवन में जो हमारी इच्छा है उसे हम हर समय कर सकते हैं, अगर मन में लगाव है। तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो मन में अगर जीत है, इच्छाएं सुदृढ़ हैं, तो हम उसे प्राप्त कर लेंगे। तो कोई भी है, कोई भी लक्ष्य हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन कोशिशों में कभी कभी गिरने, फिसलने, निराश होने की स्थिति भी आती है, मगर लक्ष्य को पाने की लगन जितनी तीव्र होगी उतनी शीघ्रता से उठकर हम लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। कहते हैं हम अगर कुछ परेशानी भी आएगी, हम गिर भी जाएंगे, असफल भी हो जाएंगे या निराश भी हो जाएंगे, पर लक्ष्य पाने की जितनी ललक होगी, हम शीघ्रता से उतनी तीव्र गति से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इसी प्रकार
पतंग को पाने की ललक और उड़ान की लगन से बच्चे, मतलब इसी प्रकार पतंग को पाने की ललक या उड़ाने की लगन में बच्चे अपने भीतरी रोमांच के सहारे बच जाते हैं। मतलब पतंग को उड़ाने की जो ललक है उनमें अपनी पतंग को बचाना है, भाई गिर ना जाए, कहीं पे कट ना जाए, ठीक है। तो इसी लगन में बच्चे के भीतर का जो रोमांच शरीर उन्हें बचाता है, ठीक है, वो खुशियां भरी है। रोमांचित शरीर मतलब क्या होता है? खुशियां, उमंग, और इसी से उनके आनंद रूपी संगीत बजता है। जैसे कोई क्रिकेट का खिलाड़ी छक्का लगा देता है, फिर चौका लगा देता है, तो तालियों की गड़गड़ाहट बज जाती है, तो उसमें एक उमंग आता है, जोश आता है, और तीव्र गति से अच्छा खेलता है। इसी प्रकार से ये भी और तीव्र गति से अपनी पतंग को उड़ाना चाहते हैं, इस आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। आनंद जीवन को नई दिशा देता है। मतलब ये बड़ी बात है कि आनंद है, जो खुशी आती है, वो जीवन को नई दिशा देता है। जीवन रूपी लय अपने आप ही सफलता का लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। तो कहते हैं जीवन रूपी जो लय है वो अपने आप ही सफलता का लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। रोमांचित शरीर में संगीत की लय जैसी मधुरम गति आ जाती है। मतलब संगीत, कहते हैं रोमांचित शरीर में संगीत जैसी एक लय आ जाती है। मतलब रोमांचित शरीर में संगीत जैसी लय आ जाती है, ठीक है। तो ये बात है। और देखते हैं, हाँ, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। मतलब देखो धागे के सहारे कैसे, तो पतंग देखो, पतंग उड़ाते समय बच्चे का पूरा ध्यान क्या रहता है? पतंग की ऊंचाई पर रहता है कि मेरी पतंग कहां उड़ रही है। क्लियर? ध्यान से सुनना, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां मतलब आसमानी पतंग उड़ रही हैं, उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो पतंग उड़ाते समय बच्चे का पूरा ध्यान क्या रहता है? पतंग पर रहता है, परंतु पतंग का नियंत्रण उसके हाथों में होता है। क्लियर? यह नियंत्रण इतनी कुशलता से होता है कि वे स्वयं को भी भूल जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि पतंग उड़ाते बच्चा नीचे गिर पड़ा, और कई बार बच जाते हैं। इतना नियंत्रण रहता है, वे स्वयं को भी भूल जाते हैं। सिर्फ उनका ध्यान पतंग की ऊंचाइयों पर रहता है, अपने लक्ष्य पर रहता है। उनका पूरा ध्यान धागे और पतंग पर टिका रहता है। क्लियर? तब उनका शरीर भी यंत्र की तरह हो जाता है। और उनका शरीर भी किसकी तरह हो जाता है? यंत्र की तरह हो जाता है। तब धागा न केवल पतंग को नियंत्रित करता है, परंतु पतंग उड़ाने वाले बच्चे को भी नियंत्रित करता है। ऐसे समय में उनका शरीर भी एक क्या हो जाता है? मशीन की तरह हो जाता है, एक यंत्र की तरह हो जाता है। तो जो बच्चे को भी नियंत्रित करता है, किसको भी नियंत्रित करता है? वो पतंग के साथ साथ बच्चे को भी नियंत्रित करता है। क्लियर? आगे बात समझ में नहीं आई? देखो, पतंग उड़ाते समय बच्चे का पूरा ध्यान पतंग तरफ के रहता है, पतंग की ऊंचाई तरफ, परंतु पतंग का नियंत्रण उसके हाथों में होता है। और वह नियंत्रण इतनी कुशलता से होता है कि वो स्वयं को भूल जाता है, और सिर्फ पतंग की ऊंचाइयों पर भी ध्यान रखते हैं। उसका पूरा ध्यान धागे और पतंग पर टिका रहता है। मतलब भी पतंग कहां जा रही है? पतंग नीचे आ रही है, तो धागे को छोड़ेगा और फिर उसे ऊंचा उठाने की कोशिश करना, उसको ऊंचा उठाने की कोशिश। मतलब पतंग उड़ाते समय बच्चे को भी नियंत्रित करने लगता है, ठीक है। अर्थात वो पतंग है जो वो धागा किसको नियंत्रित करता है? बच्चे को भी नियंत्रित करता रहता है। मतलब पतंग है जो बच्चे को भी नियंत्रित करती रहती है, धागे के माध्यम से उसे नियंत्रित करती रहती है। अब देखो, अब एक अलग से एक चीज आपको बताते हैं। तो ये जो किशोर और युवा वर्ग होता है वो समाज का मार्गदर्शक होता है। आपको बताया बीच में कि ये क्या होते हैं? ये समाज के क्या हो सकते हैं? एक संवाहक हो सकते हैं, समाज में एक नया विकास करने का एक संवाहक के रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो ये किशोर युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्षमता और इच्छा शक्ति उच्च स्तर पर होती है। जैसे आप लोगों में एक क्षमता है, आप लोगों में कैपेसिटी है, एक डिजायर है, विल पावर है, इतनी ऊंची स्तर की होती है। वे स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। हर संभव क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, ठीक है। हर संभव क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। उनकी आंखों में जीवन की ऊंचाइयों को पाने के सपने होते हैं। उनकी आंखों में जीवन की ऊंचाइयों को पाने के क्या होते हैं? सपने होते हैं। किशोर तथा युवा वर्ग अपनी निश्चलता से विश्व की एकता को स्थायित्व दे सकते हैं। मतलब इतने निश्चल होते हैं, छल से भरे हुए नहीं रहते, विश्व की एकता को क्या कहते हैं? स्थायित्व दे सकते हैं। तो मतलब कहते हैं कि किशोर युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्षमता और इच्छा शक्ति उच्च स्तर की होती है। मतलब क्षमता
और विल पावर, इच्छा शक्ति उच्च स्तर की होती है। वे स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। उनकी आंखों में जीवन की ऊंचाइयों को पाने की, उनकी आंखों में जीवन की ऊंचाइयों को पाने के क्या रहते हैं, सपने रहते हैं। तो ये बात आपको समझ में, एक क्या है, मौलिक वो है, नैतिक मूल्य है इसमें, वो पार्ट आपको समझना कि पहले क्या बतलाना चाहती। ठीक है, धन्यवाद। हाँ आगे, सॉरी, ये ग्रह कार्य आप लोगों के शरद ऋतु की उन्होंने कविताओं के संग्रह है, या आपको ढूंढने की कोशिश करना। अब आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है, मतलब क्या क्या परिवर्तन आते हैं, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों से आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, आप इनको लिखने की कोशिश करना, क्या क्या ख्याल है इस कविता को पढ़ने के बाद में, कैसे भाव आते हैं आपके अंदर, क्या क्या विचार उत्पन्न आते हैं। ऐसे नहीं कि पतंग उड़ रही है, आप सिंपल भाषा नहीं, इसमें अपने भाव लिखने हैं, अपने विचार लिखने हैं, प्रकृति से सामंजस्य लिखना है, कुछ नैतिक मूल्यों की लिखना है, उन बातों को लिखते हुए अपने को जिक्र करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।